गाड़ी होना KTM और फ़ोन होना iPhone, ये न्यू जनरेशन है। और जब हमने एक व्हीली मारी तो वो बोलते हैं कि जब टायर ऊपर होता तो दुनिया पीछे हो जाती है। बस पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी, पुलिस वाले मतलब जब आते थे तो हम भाग जाते थे। फिर हमने एक टाइम हिम्मत करके बात कर ली कि सर आप प्रॉब्लम बताओ। उन्होंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप हमें देख के भाग जाते हो। आज कोई भी व्यक्ति जब मेहनत से अपनी पहली गाड़ी खरीदता है तो फॉर श्योर वो एक 2 व्हीलर ही होती है। पर जब हमारी 2 व्हीलर ख़राब हो जाती है तो हमारे तमाम छोटे बड़े काम जैसे कि ऑफिस जाना, 3-3 लोगों को गाड़ी पे बिठा के घुमाना, ये सारे काम हमारे रुक से जाते हैं। इसके बाद हम गाड़ी हमारी गैराज पर ले जाते हैं, मैकेनिक हमारी गाड़ी ठीक कर देता है और हमारे सुनहरे पल हमें लौटा देता है। आज के वीडियो में जिस व्यक्ति से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो न तो सिर्फ गाड़ी के इंजन को या कार्बोरेटर को समझते हैं बल्कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और एक्सीलरेशन को भी समझते हैं, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ चलाते ही नहीं उड़ाते भी हैं। आइए मिलते हैं रेहान भाई से। अभी सामने रेहान भाई बैठे हैं। कैसे हैं रेहान भाई आप? बढ़िया, एक नंबर। जी रेहान भाई बताएं कि किस किस टाइप की गाड़ियाँ अभी आपके पास आती है और क्या क्या उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है? KTM का सारा सेगमेंट अपने पास आता है, जैसे 125, 200, 250, 390, योसंग, CBR 150, 250, RS 200, R15, सारे FI मॉडलों का अपन रिपेयरिंग और काम करते हैं। इनमें ज़्यादातर सारे मैकेनिकों में ये प्रॉब्लम रहती है कि है ना, फ्यूल पंप में अभी नए जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें कार्बोरेटर सिस्टम सा बढ़ गया है। तो क्या होता है कि पहले वाली गाड़ियाँ मिसिंग जब करती थी तो उसमें हर कोई कोयले चेक करवाता था, स्पार्क प्लग देखता था। अभी की टेक्नोलॉजी में ये हुआ है कि जैसी अगर गाड़ियाँ मिस करती हैं तो उनके सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल टैंक में प्रॉब्लम आ जाती है। आपके पास ऐसे परमानेंट कितने कस्टमर है जो आपसे सर्टिफिकेशन है कि वो खुश है कि आपसे यही काम करवाना है? मिनिमम 200 से 250 KTM। और इसके अलावा दूसरी गाड़ियाँ आपके पास दूसरे कस्टमर की कौन कौन सी है? जैसे CBR हो गई 150, R15, RS 200 और FI तमाम जितनी भी गाड़ियाँ थी छोटी बड़ी 260 के प्लस FI। आपके जो कस्टमर रहते हैं सर्विस के लिए आते हैं तो वो आपको ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम कौन सी है आपसे करवाना चाहते हैं जो नहीं होती है, ऐसे डिमांड कौन सी प्रॉब्लम बताते हैं? जैसे गाड़ी में एक मिसिंग होती है कि 40 या 35 के बाद वो मिसिंग कर रही है, तो क्या होता है कि इसकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है KTM की या सारी जितनी भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक आती है। ओल्ड वाले में जैसे पुराने जो मैकेनिक रहते हैं उसमें ये होता है कि मिसिंग जब होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि मिसिंग में वो स्पार्क प्लग वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। पर अभी जो जितने भी मॉडल कंपनी ने निकाल दिए, अभी तो डीलक्स भी उन्होंने FI निकाल दिए। तो अब FI गाड़ियों का मैं चाहता हूँ कि सारे मैकेनिक FI गाड़ियों में ज़्यादा दिमाग लगाएं। जैसे नए मॉडल की गाड़ी आ गई जी, ठीक है, उसका आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उसको आप कैसे रिपेयर करना की थिंकिंग कैसे सोचते हो कि इसको कैसे सही करना है? उसको कैसे सही करें उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें KTM में तो मेरे को अभी तक 7 साल हो गए हैं, तो KTM में तो ऐसी कोई सी मिस्टेक अभी अब हुई नहीं है कि उसको बड़ा बोल नहीं करें कि हम पकड़ लें। आप कितने साल से सर्विस करते आ रहे हो गाड़ी की? KTM की सर्विस में लगभग 7 साल से कर रहा हूँ। जब से KTM लॉन्च हुई है 2013 में अपने इंदौर में इसका शोरूम खुला था। 2013 में लगभग जब से इसका काम किया, मुझे कंपनी से स्पॉन्सर भी थी गाड़ी, 3 गाड़ी मेरे को और मेरे 2 बंदे हैं। आपको इस गैरेज लाइन में कितना टाइम हो गया? मेरे को गैरेज लाइन में लगभग 16-17 साल हो गए। इससे आपका घर आराम से मेंटेन हो पा रहा है? पहले तो नहीं हो पाता था, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी जब से छोटी गाड़ियाँ थी। जैसे कि आज आप एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, आपने 20,000 रुपये की गाड़ी ली है ना, 20,000 रुपये की गाड़ी लेने के बाद आपके पास एक हीरो होंडा है, आपने 20,000 रुपये की गाड़ी ली तो आप मेरे पास रिपेयर करवाने आते हो। तो मैंने अगर आपसे 20,000 रुपये की गाड़ी के 4,000 रुपये रिपेयरिंग के मांग लिए कोई से भी सामान के लिए, तो आप उसमें काम नहीं करवाओगे क्या? आपके पास ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो शौक के लिए गाड़ी ले लेते हैं और चला नहीं पाते हैं? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है, मतलब जब ले लिए तो उसको तो नहीं, ऐसे ले लिया, ये गाड़ी बड़ी है पर मेंटेन नहीं कर पाता, बस ड्रीम रहता मेरे को लेना है और ले ली, उसके बाद में बोलता है कि अब ये तो गाड़ी में ऐसे नहीं चलती है। नहीं, KTM एक ऐसा मॉडल है कि अगर KTM कोई ले लेता है ना तो फिर वो चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, वो उसको मेंटेन करके ही चलाएगा। आप KTM को क्यों बोल रहे हो? दूसरी गाड़ियाँ नहीं लेता है क्या कोई क्लाइंट? नहीं, KTM तो देखिए आज का जनरेशन क्या है कि
कि गाड़ी होना KTM और फ़ोन होना iPhone, ये न्यू जनरेशन है। अब अपन दूसरी गाड़ी पे जाए क्यों? एक KTM वाला 125 RC की बात कर रहे हैं अपन, या 200 या 390 RC, ड्यूक नहीं RC। V3 वाला R15 V3 वो शोरूम से लेके बाहर निकलता है, ठीक, और उसके सामने से KTM जाती है, तो वो उसकी गाड़ी को नहीं देखेगा, वो KTM को देखेगा। उसका ड्रीम रहता है कि मैं KTM लूँगा, उसके पास उससे बेस्ट गाड़ी, उसके बाद भी उसका ड्रीम है कि मैं, अभी तो मेरे पापा मम्मी ने, दादा दादी जिसने भी मुझे R15 V3 दिलाई है, पर मैं अगले साल ये 6 महीने बाद जिद करके मेरा पॉकेट मनी बचा के मैं KTM लूँगा, मतलब लूँगा। KTM तो ब्रांड है ना। आप KTM वाले को बंदे को क्या सलाह देना चाहते हो कि ये इसमें वो वैसे मेंटेनेंस रखेगा तो अच्छी चलेगी? ये हर गाड़ी का एक ही मेंटेनेंस रहता है, ऑयल और सर्विस। ऐसे उसके अलावा इसका कोई बहुत खास और हाई मेंटेनेंस नहीं है कि जैसे एक बंदा, कोई सा भी नॉर्मल बंदा इसका मेंटेनेंस कर नहीं पाए। ऐसी क्या गलती करता है वो कि गाड़ी ख़राब हो जाती है? गलती नहीं है कि ऑयल वो लेट चेंज करता है, तो उसके कारण कार्बन वगैरह जमते हैं, तो मेन चार्जिंग पॉइंट ज़्यादा इसके शॉर्ट होते हैं KTM के। ऑयल लेट चेंज करते पे कार्बन बनता है, तो उससे इसकी कॉइल का गुच्छा, जैसे चार्जर जिसको बोलते हैं, वो शॉर्ट होता है, बैटरी प्रॉब्लम करती है। इंजन तो इसका बहुत ही 50,000 60,000 किलोमीटर के बाद 200-125 का बैठता है, इतनी आसानी से नहीं इसका इंजन होता। तो ऐसे क्या सलाह देना चाहते हो कि इसकी गाड़ी और अच्छी से चले, ज़्यादा चले? जैसे आप 50,000 पे बोल रहे हो कि इंजन हो जाता है, और ज़्यादा लॉन्ग सर्विस कैसे दे पाएंगे? ऑयल की जो सर्विस है, ऑयल अपन कंपनी बोलती है 8,000 किलोमीटर पे आप ऑयल चेंज करो, 7,000 पे ऑयल चेंज करो, तो ऐसा ऑयल होता कौन सा जो 7,000 सर्विस दे दे? ऐसा कोई सा ऑयल होता नहीं। वो ऑयल होता है जब अपन गाड़ी को 5th और 6th गियर में अपन ने घर से स्टार्ट करी, और 5th और 6th गियर डाल के सिर्फ एक अपन को जैसे 100 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 100 किलोमीटर पर रुकेंगे तो वो 7,000 चलेगा। अब ट्रैफिक में हो फर्स्ट सेकंड गियर 4th गियर डालते हो, तो वो ऑयल तो मेरे हिसाब से तो 3-3.5 हज़ार रुपये बहुत। और अगर आप नया ऑयल निकालोगे, नया डालोगे, तो अपना इंजन हमेशा वॉश रहेगा, अंदर साफ़ रहेगा, तो कार्बन जमेगा नहीं, तो 50,000 से ज़्यादा लिमिट बढ़ जाएगी। आपकी क्या कैसी जर्नी रही है KTM के साथ में, कि कैसे क्लाइंट आपके साथ में रहे और आपको काम करने का में कैसे मन लगता है, या आपका कैसे चिड़चिड़ापन? मुझे इस KTM में, बल्कि मेरे को नॉर्मल गाड़ियों में काम करने में बहुत, मतलब ऐसा महसूस होता है कि यार है ना, बहुत हार्ड है। KTM के सारे सेगमेंट में काम करने में लगता है कि बहुत हलवा गाड़ी, यानी आप मान चुके हो अच्छे से इसमें। मतलब ये बात ये तो दर्शाती है कि आपको बचपन से प्यार है गाड़ियों से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी कौन सी गाड़ी है पुराने समय की, मतलब ये KTM तो अभी नहीं हो गई, हाँ। तो पुराने समय की कौन सी गाड़ी है आपकी फेवरेट, जो आपको आज भी दिल से पसंद है? मेरी जो फेवरेट गाड़ी है और जो मेरे पास आज भी है, जिससे मैंने लगभग 100 से ज़्यादा शोज करे हैं बाइक राइडिंग के, अच्छा। पल्सर 220, वो मेरे पास आज भी है। उसको मैंने घर रख रखी है, बिल्कुल चमाचम बना था, कलर वलर एकदम टिप टॉप। और जब भी मेरा ऐसा बाइक का जैसे शौक रहता है, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी, ऐसा कोई सा भी इवेंट जब आता है, तो हमको इंदौर में बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जैसे KTM हो गई, बजाज हो गई, ये बुलाकर हमसे शोज़ करवाती है। तो मैं ज़्यादा, अगर कहीं शो का मौका रहता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 220 ले जाता हूँ, पल्सर। आप इस गैरेज लाइन में कैसे आए? क्या सोच के आए कि मैं ये काम करूँगा, या घर वाले की इच्छा से आए, या खुद की मर्जी, इंटरेस्ट? कि मैं जब बहुत छोटा था, लगभग मेरी उम्र होगी 13-14 साल, जब शायद उससे भी पहले, मुझे जितना ध्यान है, मैं पढ़ाई करता था, मैं कभी इस फील्ड में आना नहीं चाहता था। पर ये हुआ कि मेरे घर वालों का और मेरा खुद का भी ये सपना था कि मैं डॉक्टर ही बनूँ, क्योंकि मेरे जो नाना है, मेरी नानी, मेरे फादर, ये मेरे को सब बचपन से डॉक्टर ही बुलाते थे, डॉक्टर, मैं बड़ा हो के डॉक्टर ही बनूँ। पर घर की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए, फिर उसके बाद घर में कोई बड़ा रहा नहीं जो घर चला पाए। ब्रदर थे, ब्रदर कुछ ज़्यादा खास बड़े नहीं थे, उस टाइम सैलरी भी कम मिलती थी, तो मैंने फिर डिसाइड करा कि अब घर पे हम 3 जने ही थे, भाई बड़ा वाला, मैं, मम्मी, पापा जो रहे नहीं थे। अब उसके बाद मेरा ये हुआ कि 8वीं का मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था। एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले ही पापा की तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती करा। 3-4 दिन बाद मैं, अब पेपर में कहाँ ध्यान लगेगा, पापा को ICU में रख रखा था।
काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ी हुई थी उनकी। तो ये हुआ कि मेरा जिस टाइम एग्ज़ाम चालू होने वाला था उस टाइम पापा की डेट हो गई। तो सब पेपर पढ़ाई सब ख़त्म। आपके पास आपने कितने बंदों को ट्रेन कर चुके हो अभी तक कि वो अपना हुनर, आपका हुनर उनके पास जा चुका है? लगभग 20 बंदे तो होंगे जो अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल वो उनका पूरा जीवन अच्छे से चला सकते हैं, कहीं भी शॉप डाल के, किसी भी शोरूम पर काम करके या खुद की शॉप डाल के, कहीं भी उनका इंदौर में मैं लिख के दे दूँ, जो बंदे मेरे नीचे से निकले हुए वो उनका हाथ इंदौर में कोई भी नहीं पकड़ सकता। एग्जाम्पल KTM शोरूम पर अल्ताफ़ है, ऐश्वर्या भाई अच्छी तरीके से जानते हैं, वो भी मेरे वहाँ बचपन से आया था। और आगे आपकी क्या सोच है ये गाड़ी सर्विस लाइन में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा क्या आपके थॉट है जो आप फ्यूचर के लिए उम्मीद करते हो? हाँ, उम्मीद यही करता हूँ कि मेरा खुद का एक बढ़िया सा शोरूम टाइप हो। अभी तो बहुत छोटी सी दुकान है। यही चाहता हूँ कि मैं अच्छी और तेज़ मेहनत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसी काम में अपना दिमाग लगाऊँ, और एक टाइम में जितना मेरा इंदौर में नाम है मैं चाहता हूँ कि इससे और ज़्यादा नाम हो। और कहीं आप अभी यहाँ बैठे हो, अपन कहीं शोरूम में बैठ के इंटरव्यू लें। ज़रूर होगा ऐसा। जरूर होगा। अच्छा, बाइक आपने बोला आपके पास पल्सर 220 थी, तो क्या क्या मतलब किसी कॉम्पिटिशन्स में भी अलग अलग पार्ट लिया आपने? कंपटीशन का तो ये है कि इंदौर में कुछ टीमें चलती है, पर जिस टाइम हमने सीखा था, मतलब आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज है, बता दो, नाम भी बता दो। इंस्टाग्राम का पेज है रेहान खान TRR के नाम से, आप उस पर जाके एक बार देखिए तो फिर लगेगा कि मैंने उस लेवल तक पहुंचने में कितनी मेहनत करी है। मतलब दुकान भी चलाना, शौक भी करना, और उसके बाद फिर पेट्रोल का खर्चा, बाइक का खर्चा। एक टाइम तो ये था कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जब मैं नए काम में आया था, जब मैं काम सीख रहा था, मैंने 4 साल 5 साल कार का काम करा। कार का काम मैंने इसलिए सीखा कि मुझे कार चलाना थी। अब घर में कार तो थी नहीं, तो मैंने सोचा कि कार चलाऊँ कैसे, तो मैंने उसका काम सीख लिया सिर्फ कार चलाने के लिए। जब मेरे को कार अच्छी से चलाने आ गई, फिर उसके बाद मैंने उसका काम छोड़ दिया। उसका काम इसलिए छोड़ा कि मेरे को कहीं से लगता था कि यार कार का गैरेज बहुत बड़ा होता है, तो उसका कहीं भी अपन दुकान भी लेते हैं तो 8, 10, 15 लाख रुपए की तो दुकान लेना पड़ेगी, 15-20 हज़ार रुपये उसका रेंट आएगा। और उसके बाद फिर दुकान इतनी बड़ी लेना पड़ेगी कम से कम 2 कार आ जाए। तो मैंने बोला वो तो जीवन में हो नहीं पाएगा, तो मैंने फिर सब काम छोड़ के मैंने बोला 2 व्हीलर का अपन ज़रूर गैरेज डाल सकते हैं। फिर मैंने 4 साल काम छोड़कर, कार का काम सीखने के बाद छोड़कर, फिर मैंने 2 व्हीलर का काम चालू करा, जो मेरे साथ में मेरे ब्रदर के वहीं मैं कुछ टाइम तक करा, लगभग 1 साल। फिर उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था, फिर मैंने मेरा खुद का ही गैरेज डाल लिया था। जब मुझे काम बिल्कुल नहीं आता, बस सोच लिया था कि मुझे करना है, मतलब करना है। फिर धीरे धीरे करते आज मैं यहाँ पर, है ना? हाँ, इसमें भी दिखा, ये नाम है। एक वीडियो चला दो। अरे आप स्टंट भी करते हैं बहुत अच्छे से। ये क्या बात है। अब हमें स्टंट के बारे में कुछ बताओ यार, स्टंट के बारे में बताना पड़ेगा। स्टंट के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पहले की बात है, लगभग आज से 2006 के लगभग की बात है, और भी शायद पहले 2005 मान लेते हैं, 5-6 के समथिंग। मैंने एक बार, मेरा एक फ्रेंड था, तो वो और हम बाईपास पे देखने गए कि यार वहाँ पर एक पहिए पे गाड़ी चलती है, एक पहिए पे गाड़ी चलती है। अब हम देखने का, जब देखा तो मुझे 3 दिन तक तो नींद नहीं आई। मैंने बोला ये हो कैसे सकता है। तो उसके बाद हर हफ्ते फिर इच्छा होने लगी कि यार जाना है, देखना है, और दुकान पे आना है। जब मैं भाई के पास काम करता था, अब खुद का रहे तो कभी भी उठ के चले जाओ, कोई बोलने वाला नहीं रहे। और भाई के पास अगर 1 घंटे के लिए भी जाओ तो रीज़न बताओ कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या ये हो। अब बड़ी मुश्किल से 1 संडे के दिन टाइम निकाला अपन ने। टाइम निकालने के बाद सिर्फ संडे के दिन अपन ने जाकर देखा, तो सेम वही प्रोसेस कि वो व्हीली मारते, एक पहिए पे गाड़ी ले जाते, 200-500 मीटर स्टॉप ही मारते, पीछे से गाड़ी उठती है। तो वो सब देख देख के एक टाइम में लगा कि यार जब इनको लोग बाग देखने आते हैं, 200-500 लोग, इनको पूरे रोड पे बाईपास पे लगे रहते हैं, तो अपने को क्यों नहीं देखने आएंगे। पर सीखना काफ़ी कठिन था, गाड़ी तो थी नहीं, किसी और के साथ बैठ के वहाँ पर स्टंट देखने जाते थे। धीरे धीरे सोचा कि क्या करें, फिर पैसे जोड़े, पॉकेट मनी में से बचाना चालू करा। करते करते फिर मैंने एक यामा खरीदी, पर यामा उस टाइम काफ़ी ओल्ड रही है। कौन सी यामा? यामा RX 100। RX 100। फिर यामा RX 100 में
मतलब उतना पावर नहीं मिला कि जितना एक व्हीली को पॉप अप करने के लिए आना चाहिए। धीरे धीरे फिर यामा बेची, फिर और पैसे इकट्ठा करे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते लगभग मुझे उसमें गाड़ी खरीदने में ही 1 साल लग गया था। अच्छा, और कितने पैसे आपने इकट्ठा किए उस दौरान? उस टाइम तो 10-12 हज़ार रुपये बहुत होते थे। हाँ। 10,000 8,000 में अच्छी यामा आ जाती थी। रिपेयरिंग का कोई था नहीं, छोटा मोटा काम करता था, तो उसमें बस ये कर लेता था कि व्हीली के लिए क्या क्या उसमें अपन फंक्शन लगा सकते हैं जिससे व्हीली आसानी से हो। व्हीली का डब्लू भी नहीं मालूम था कि व्हीली मारते कैसे, बस एक जुनून था और शौक था कि करना है, मतलब करना है। और आज मेरे पास पल्सर के लगभग सारे मॉडल मैंने स्टंट में यूज़ करके यूज़ कर लिए। अभी सबसे बेस्ट अगर मुझे कोई सी गाड़ी लगी है तो सिर्फ पल्सर 220। एक टाइम में आता था कि जब मैं स्टंट सीखने जाता था तो सीखने में ये होता था कि दिन में कहाँ जाओ, पुलिस आती है और क्राउड आ जाता है, तो अपन जब गिर जाते तो अपनी वीडियो बना के वो हंसते थे। तो मैं रात को 1-1:30 बजे जब घर वाले सो जाते थे तो मैं घर का पूरा ऊपर नीचे से गेट बाहर से लॉक करके और धीरे से यहाँ से लगभग 200 मीटर पैदल ले जाके गाड़ी वहाँ स्टार्ट करता था। फिर कहीं अंधेरे में जाके जहाँ पे एक हल्का सा उजाला रहे, जैसे कि हेलोजन के नीचे, वहाँ जाके व्हीली मारता था। जब गिरता था तो चुपचाप आके गाड़ी खड़ी करके और 4 दिन 5 दिन उसको रिपेयर करता था अपने आप को कि दोबारा मेरे को कब करना है। जब मैं रिपेयर हो जाता था तो फिर सोचता था कि मैं गिरा कैसे, फिर वापस जाता था, फिर गिरता था, फिर रिपेयर होता था। तो ऐसे करते करते आज मैं यहाँ। बस ऊपर वाले का एक ऐसा करम रहा है कि मैं कभी मेरे हाथ पाँव नहीं टूटे, मेरा पूरी बॉडी किसी भी है, जो बहुत सारे सबूत है उसके। ये देखिए, एक ये है, एक ये मेरा पाँव का मूवमेंट है, ये मेरा पूरा पाँव है। एक मेरा स्टॉपी में क्रैश हुआ था, जब वो क्रैश काफ़ी बड़ा था उस टाइम, तो लगभग मेरा पूरा हाथ पाँव छिले हुए हैं। मेरे को यहाँ पे लगभग 17 टाके आए थे। अभी भी देख सकते हैं मेरी भवें थोड़ी सी टेढ़ी है। पीछे टाके आए थे जब मैं बिना हेलमेट के व्हीली कर रहा था। हाँ, टाके आए हैं, हाथ पैर नहीं टूटे, मतलब हाथ पाँव नहीं टूटे। अभी तक बस हाथ पाँव नहीं टूटे, ऊपर वाले का करम है। बाकी मैं पूरा छिला हुआ था। और छिले में भी ये होता था कि आपको कितनी भी लगी हो, आपको घर के काम करना है, और अगर आपने घर पे बता दिया कि आपको यहाँ लग गई है, वहाँ गिर के आए, तो फिर तो आपकी खैर नहीं है। आपको और मम्मी और भाई और जूते तबीयत से मुश्किल है। सही। तो जब मुझे यहाँ पर भी लगी थी ना, तो यहाँ का पूरा की पूरा मेरा गोश्त दिखने लग गया था, चमड़ी बिल्कुल ऐसी लटक गई थी। मैं खुद ही मेडिकल पे गया, मैंने इसको रिपेयर करा, पट्टी बांध के घर वालों के सामने। जख्मों को भी रिपेयर बोल रहे हैं। अब उसको रिपेयर ही बोले क्या? हाँ, सही बात है। अब उसके बाद फिर सुबह मुझे उठ के ना डेली 7 बजे पानी भी भरना पड़ता था, कुप्पी उठा के लाना पड़ती थी। अब ऐसे लगे हुए भी मैं कुप्पी उठाता था, सिर्फ क्योंकि घर वालों को मालूम नहीं पड़ा कि मैं रात के टाइम कहाँ गया था और क्या करके आया। तो काफ़ी अजीब-ओ-गरीब टाइम रहा है वो, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और बाकी आप फिर एक बार मेरा चैनल देखें, वो जो मेरा लेवल है वो अभी तक MP में किसी के पास वो लेवल नहीं है। और मुझे स्टंट भी कभी किसी ने नहीं सिखाया। वो बोलते ना कि एक गुरु बगैर ज्ञान नहीं होता है, परेशानी होता है। आपको अगर करना है तो करना ही है, वो होता है। मुझे कभी किसी KTM में काम किसी ने नहीं सिखाया ना। मेरा पेज पे जैसे इंस्टाग्राम पर जो भी मेरा चैनल है उस पर आप एक बार देखें। मैं अभी भी जहाँ पर हूँ इंदौर में, MP में, कोई भी नहीं बोल सकता कि मैंने रेहान को एक स्टंट सिखाया या व्हीली सिखाई। वो बोलने वाली बात है कि गुरु बगैर कोई ज्ञान नहीं होता है, मैं नहीं मानता। अगर आपको आपका गुरु बनाना है तो ऊपर वाले को बनाना है, बस। करने में अभी क्या कुछ नए लोग रहते हैं जिनको गाड़ी के बारे में पता नहीं रहता, छोटे मोटे गैरेज वाले जी। अब अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है, उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि, पर यह है कि जो भी मैकेनिक है उनको जैसे पुरानी थ्योरी की सारी जो चीज़ें हैं उनको सब हटाकर उनको कुछ नई थ्योरी पे जाना चाहिए। अब इमरजेंसी में चला गया और गाड़ी और ज़्यादा ख़राब हो गई, प्रॉब्लम और कुछ थी, नया व्यक्ति है, उसने अपन पहले उससे पूछें कि तुम इन गाड़ियों का काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाओगे तो फिर सलाह दे दो कि कहाँ जाना है। अपन कहीं भी जाके खुलवाएं थोड़ी कि मेरी गाड़ी तुम खोल दो। उनसे अपन को पूछना भी तो है ना कि भैया तुम गाड़ी का काम कर पाओगे, अभी तुमने स्पार्क प्लग खोलो। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, अगर अपने को लगता है तो अपन सीधे यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर लें कि मेरी गाड़ी कहीं बंद हो गई तो क्या प्रॉब्लम है। अपने को जो प्रॉब्लम लगे अपन सेम टू सेम उसको बता दो।
कि यार मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है, तुम खोल पाओ तो खोल लो। ऐसे कितने क्लाइंट हैं आपके जो कहीं गाड़ी खुलवा चुके हैं और वहाँ ज़्यादा वहाँ से प्रॉब्लम और बढ़ गई और वो आपके पास आए? ऐसे काफ़ी कमी हो जाता है। जैसे हमारे वहाँ ज़्यादातर कस्टमर बाहर के ही होते हैं, 200, 400, 500 किलोमीटर गुजरात के हो गए, मुंबई से MH, और बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो 200, 400 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैंने कुछ गाड़ियाँ तो 1-1, 1.5 साल उनके वहाँ रखने के बाद यहाँ 400 किलोमीटर में एक गाड़ी थी CBR 250, उन्होंने सिर्फ नॉर्मल सी बंद हो गई थी। बंद के चक्कर में धीरे धीरे करते करते वो गाड़ी में काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने, 8 महीने, 8 महीने, 10 महीने ऐसे करते करते वो गाड़ी की पूरी वॉट लग गई थी। उसने उस गाड़ी में एक प्रॉब्लम थी, करंट नहीं आता था, तो करंट के चक्कर में उन्होंने पूरी वायरिंग फाड़ के वो गाड़ी में 1.5 साल लग गया था कहीं मैकेनिक से, तो स्टार्ट नहीं हुई थी। अपना ही कस्टमर था वो। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि भाई मेरी गाड़ी 1-1.5 साल से यहाँ पे इतना टाइम हो गया है, बंदे ने वायरिंग और ये वो बहुत सारी चीज़ों भी चीज़ें आती, ECU वगैरह ये सब डालना पड़ेगा। CBR 250 का सामान बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, तो मैंने उनकी गाड़ी इंदौर बुलवाई। इंदौर बुलवाने के बाद उनकी गाड़ी मैंने यहाँ पर पूरे पार्ट्स वगैरह डाल कर, जो 1.5 साल से बंद थी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो मैंने उनकी गाड़ी 10 दिन 11 दिन के अप्रोक्स चालू करके यहाँ पे वो इंदौर आए, यहाँ से चला कर घर में। कि आप जब भी ट्रैक पर आएंगे ना, तो ट्रैक की स्टोरी देखेंगे ना, तो आपको इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, वो वीडियो भी मैं आपके इंस्टाग्राम से निकाल कर डालवा देंगे उसमें 1-2। अच्छा, क्या ट्रैक पर जैसे जिस दिन, अभी तो खैर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि है ना अभी लॉकडाउन में मम्मी की डेथ हो गई, तो उससे फिर अब मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि मैं ट्रैक पर जाऊँ या गाड़ियाँ उठाऊँ या फिर कहीं शो करूँ। अभी 15 अगस्त के दिन भी मेरा शो था, पर मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि नहीं, अब मैं बस अब अपना सिर्फ दुकानदारी, वो कुछ नहीं। तो ट्रैक पे कभी आप आएँ तो ट्रैक पर और भी बहुत सारे मेरे जूनियर हैं जो अभी भी ट्रैक पर आते हैं, मैं नहीं जाता हूँ उसके बावजूद भी, तो उनका अगर अपन जीवन देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। ठीक है रेहान भाई, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप अपना एक बार फ़ोन नंबर अपने मुंह से ही बता दो। अरे बिल्कुल, कभी भी कहीं भी। मेरा नंबर है 9977796996। ये ना रेहान भाई ने हमसे कुछ बातें छुपाई हैं, अभी हमने कैमरा बंद कर दिया था, हमको लगा हो गई बातें, लेकिन रेहान भाई ने फिर खुलासा किया। बताए रेहान भाई। मेरे पास एक प्रमाण पत्र है, मेरा तिरंगा मेरा अभियान, उसमें मैंने 12 किलोमीटर की एक विली मारी थी, जिसमें उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। 12 किलोमीटर की? जी, 12 किलोमीटर का एक ट्रैक बना हुआ था। तो मेरी और मेरी पूरी टीम ने मेरा तिरंगा मेरा अभियान में हमको, हमारी पूरी टीम को पार्टिसिपेट करवाया था, हमने पार्टिसिपेट करा था। तो उसमें मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, थंबनेल भी मिल गया। और मेरा सिलेक्शन इंडिया गॉट टैलेंट में भी हो चुका है। अच्छा, मेरे सर में लगता है। बड़ी शानदार कहानी है आपकी, तो एकदम जुनूनी रफ्तार वाली कहानी है। वही रहेगी हमेशा। नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है, ज़िंदगी हमेशा ऐसी होनी चाहिए। नहीं, मैंने इंडिया गॉट टैलेंट में भी एक बार क्या हुआ था कि ना, भाई ओ, कर लेना। हाँ भैया। एक इंडिया गॉट टैलेंट में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मेरी टीम का। एक बार क्या हुआ था कि हम मुंबई शो कर रहे थे KTM के, तो वहाँ पे सर आए, सर ने हमसे पूछा कि आप इंडिया गॉट टैलेंट में जाना चाहोगे। वहाँ पर कोई टीवी के सीरियल के कोई डायरेक्टर वगैरह बैठे हुए थे उसी शो में, जो शो देख रहे थे। तो उन्होंने हमको बोला कि यार ये KTM वालों से बात करी, तो उन्होंने बोला हाँ ये इंदौर के हैं। तो बोले अभी हमारा शो चालू होने वाला इंडिया गॉट टैलेंट। तो सर से ऊपर से हमारे पास खबर आई कि यार आपको इंडिया गॉट टैलेंट में अगर ऑडिशन होते तो आप ऑडिशन देने जाओगे क्या। हमने बोला हाँ, अगर इंदौर में होता है तो बिल्कुल जाएंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा कुछ टाइम बाद हम आपको कॉल करते हैं। ये हमको KTM वालों ने बोला।
उसके बाद लगभग 2 महीने बाद कॉल आया कि शो तो चल रहे थे उनके KTM पे हमारे, फिर 2 महीने बाद फ़ोन आया कि इंडिया गॉट टैलेंट के इंदौर में ऑडिशन होने वाले हैं, तो आपकी टीम यहाँ से सिलेक्ट है, आपको सिर्फ वहाँ पर ऑडिशन देना है, वहाँ पर कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं देना है हम, क्योंकि वहाँ पर जो जजेस थे उन्होंने हमारा ऑलरेडी परफॉर्मेंस देख चुके थे। तो हम वहाँ से मुंबई से डायरेक्ट सिलेक्शन था हमारा, अब यहाँ पे हमको सिर्फ ऑडिशन देना था। अब यहाँ पर लगभग मैंने और मेरी 2 टीम, मतलब मेरे साथ में जो 2 बंदे थे, उन्होंने हमसे यहाँ पर जब हमारा परफॉर्मेंस दिखाया तो यहाँ पर बहुत सारे थे, जैसे कि डांस वाले थे, अच्छा। और जितने भी जैसे डांस वाले थे, और कौन कौन थे, एक वो मुंह से आग नहीं निकालते क्या, हाँ 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 एक वो लोग थे, ऐसे कम से कम 8-10 अलग अलग परफॉर्मेंस देने वाले थे। तो उसमें फिर हमने सोचा कि यार इनका परफॉर्मेंस, और सबसे बड़ी बात तो डांस होता है। तो हमको तो लग रहा था कि यार डांस क्या है, हम तो बहुत छोटे हो गए। पर जब हमने गाड़ी स्टार्ट करी तो जो एक बाइकिंग की जो रफ्तार और एक उसका जो जुनून है ना, वो मतलब हर किसी के उसमें, उस टाइम उनके पास तो कोई इतना क्राउड नहीं था, पर जब हमने यहाँ से लगभग हमारा स्पेस होगा 200 मीटर के लगभग, जब हम इधर से गए और वहाँ पे हमने टोटल दिया, तो उधर का सारा क्राउड इधर आ गया। रोड पे जाने वाले शो देखने, इंटरव्यू देखने लग गए कि उस टाइम की हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम जिस जगह पर इन्होंने कर रखा था सिलेक्शन का, वहाँ इतना पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। जब हमने वहाँ पे हमारा पूरा ड्रेसअप कंप्लीट हुआ, जब हमने हमारा पूरा ड्रेसअप कंप्लीट करा, और उसके बाद आप चाय लेते नहीं, ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो सब कट। जब हमने हमारा पूरा ड्रेसअप कंप्लीट करा, कंप्लीट करने के बाद जब हमने वहाँ परफॉर्मेंस चालू करा, तो जब हमने थ्रोटल दिया तो लगा कि नहीं, मतलब बाइक यानी बाइक होती, बाइकिंग की दुनिया होती है। और जब हमने एक व्हीली मारी तो वो बोलते हैं कि जब टायर ऊपर होता तो दुनिया पीछे हो जाती है, बस वही सीन था। फिर वहाँ से हमारा पेपर में आ गया कि हम सिलेक्ट हो गए। हमारा अगला राउंड मुंबई में था, तो मुंबई में ये हुआ कि हम मुंबई जा नहीं पाए। अच्छा। उसका रीज़न ये हुआ कि KTM का हमारा शोज़ एक अपना बरेली में फंस गया था, यूपी बरेली में। तो सेम टाइम पे सब कुछ था, और हमारा इनसे टाई अप था कि हम इनके कोई से भी शो छोड़ नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट। तो बस वैसे ही कुछ सीन था, तो फिर अगले राउंड में हम गए। बाकी पेपर की कटिंग वटिंग आज भी है हमारे पास, इंस्टाग्राम पे डली हुई है कि हम इंदौर से बिल्कुल सिलेक्ट हो चुके थे। तो अगर आगे जाते तो जो आज वीडियो देख रहे हैं वो सब TV पे देखते हैं। सही बात है। भाई आ जाइए, भाई आ जाइए। ये भाई के पास एक ना कावासाकी का इंजन भी पड़ा हुआ है ना, तो कौन सा इंजन है ये निंजा 300, निंजा 300 का। कावासाकी निंजा 300। एक ड्रीम और मैं बताता हूँ, जब KTM नई लॉन्च हुई थी, मतलब जब KTM अपने इंदौर में ही थी, तो ये हुआ था कि मैं उस टाइम 150 चलाता था पल्सर, ओल्ड मॉडल, फोर लाइट वाली। जब मैंने KTM को देखा था तो KTM तो मुझे जब से ही पसंद थी, मतलब KTM पे ऐसा लगता था कि बस KTM देखते थे, KTM मेरे लिए बनी, एकदम दिल आ गया। अब पर लेने के लिए उस टाइम 1,70,000 रुपये की आती थी, तो हमने बोला कि यार 1,70,000 रुपये कैसे मैं इकट्ठा करें, मैनेज करें, क्या करें। लेना था, बस जुनून था कि लेना है। अब लेने में ये करा कि मैं आज जहाँ पर भी हूँ, जो भी मेरे पास गाड़ियाँ घोड़े, आज मेरे पास सब कुछ है। मेरी खुद की कार है, मेरे पास 3 KTM है, ड्यूक 200 जो मुझे नहीं पता कहीं भंगार में घर पे पड़ी है बंद। मेरी खुद की अभी पर्सनल गाड़ी मेरे पास 390 है ड्यूक। तो एक टाइम ये था कि मेरे पास गाड़ियाँ, मैं ड्यूक देखता था कि यार ये ड्यूक मेरी कब होगी। आज ये है कि मेरे पास 3 ड्यूक पड़ी है, और वो भी ऐसी जगह पड़ी है भंगार में कि अगर मैं उनको अभी लेके कंप्लीट 3 गाड़ी को भेज दूँ
तो मेरे पास एक 250 नहीं वापस मैं ले सकता हूँ, उनकी अभी ये कंडीशन है। तो जब मैंने पहली बार ड्यूक देखी तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये ड्यूक सिर्फ मेरे लिए बनी है, तो पर लेना था। तो आज वो ड्यूक हमको स्पॉन्सर हुई थी 2013 में, मेरे को और मेरी टीम को। तो जो सिर्फ और सिर्फ स्टंट के बेस पे उन्होंने हमको ड्यूक 200 दी थी। उसमें ये था कि 18 शोज़ करना है हमको, 17-18 शोज़ थे कुछ, वो शोज़ करो और गाड़ी आपकी। अच्छा। 0 किलोमीटर की गाड़ी उन्होंने हमको अनरजिस्टर्ड शोरूम से उतार के दे दी थी चाबी कि यहाँ से आपकी। सारा मैनेजमेंट KTM शोरूम वाले करते थे, सिर्फ शो इंदौर में रहता था, एरिना वगैरह ये वो सारा मैनेजमेंट उनका रहता था, पेट्रोल वेट्रोल सब उनका। हमको सिर्फ वहाँ जाकर शो परफॉर्म करना मेरी टीम। हमने 17 शोज करे, गाड़ी हमने हमारी खुद की ले ली, उससे ज़्यादा अचीवमेंट क्या होगा। सही बात। सिर्फ स्टंट के बेस पे हमने ड्यूक उस टाइम 2013 में नवंबर में हमको ड्यूक मिल गई थी। तो 2013 से 2014 के अप्रैल में ड्यूक हमने हमारे नाम कर ली 4 महीने में, सिर्फ स्टंट के बेस पे और कोई बैकग्राउंड नहीं। अगर मैं रात के टाइम जाग के अगर स्टंट नहीं करता तो मैं कभी ड्यूक ले भी नहीं पाता। आपकी टीम में कितने लोग थे टोटल? मेरी टीम में जूनियर सब मिला के तो लगभग 10-12 थे, पर सीनियर हम 3-4 ही लोग हैं, जो हर जगह कहीं भी जब मैं शो करने जाता हूँ तो मेरे साथ में रहते हैं, एनी टाइम खड़े रहते हैं। अगर मैं कल का बोलूँ तो कल के लिए भी रेडी है। उनका नाम है आशुतोष, एक का नाम है राहुल चौहान। ये बिल्कुल दोस्त नहीं है, बिल्कुल मेरे भाई हैं। कोई भी बंदा अगर स्टंट करना सीखना चाहे तो उसके लिए रिक्स ना बने, ऐसी क्या सुविधा होगी कि वो अच्छे ऐसा क्या सुझाव दे रहे हैं? उस टाइम तो ना कोई किट होता था। नहीं, आप क्या सलाह देना चाहते हैं? नहीं, उस टाइम तो कुछ किट होता नहीं था, ना बॉडी किट होती थी, ना एल्बो गार्ड, ना ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं होता था। बस एक जुनून होता था कि सीखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं जब मैं गिरता था तो मैं ये सोचता था कि अच्छा कब होगा। अब तो ये इतनी अच्छी फैसिलिटी कि एक पूरा ट्रैक सूट मिल जाता है। अगर पेमेंट की वो नहीं हो तो एक पूरा ट्रैक सूट खरीद सकते हैं, या नहीं तो फिर एक एल्बो गार्ड। आज के टाइम में सारे पार्ट अलग अलग मिल जाते हैं। जैसे कि अपन एल्बो गार्ड ले लो, नी पैड ले लेते हैं, ग्लव्स ले लेते हैं, नॉर्मल सा 500 रुपये में हेलमेट मिल जाता है। तो अगर अपन ये सारी चीज़ें पूरा किट पहन के, शूज़ वगैरह कंप्लीट पहन के, अगर कंप्लीट पूरा पहन के अगर अपन स्टंट करते हैं कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ से अपने को दूसरों को अपने से कोई तकलीफ ना हो, तो अगर गाड़ी गिरती भी है, गाड़ी में भी क्रैश गार्ड वगैरह सब लग जाते हैं आज के टाइम। उस टाइम तो कुछ होता नहीं था। तो अभी तो ये हो सकता है कि बंदा बिना गिरे, बिना उसको कुछ लगे, वो बिल्कुल सीख सकता है। क्रूज़र बाइक के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्रूज़र बाइक तो मैंने कभी रखी नहीं। बाकी बाइक अच्छी आती है कहीं लॉन्ग जाने के लिए, जैसे कि अपन कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो क्रूज़ बाइक में ही अच्छा रहता है कि चलते चलते लेट भी जाओ तो ठीक रहता है। बाकी वो एक है ना, वैसा सेगमेंट नहीं है कि अपन उससे कहीं पहाड़ी वगैरह पे इधर उधर ले जा सकते, क्योंकि उसका ग्राउंड डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है सुपर बाइकों के मुकाबले। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आप क्या क्या चीज़ें बताना चाहते हो पिस्टन के बारे में या? हाँ, नेक्स्ट वीडियो अगर अपन बनाएंगे तो मैं ये चाहूँगा कि अपन नेक्स्ट वीडियो सिर्फ अपने ट्रैक पर बनाएं। बिल्कुल। उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहते हो? आपको एक ट्रैक पर जब अपन चलेंगे ना तो ट्रैक की दुनिया एक अलग होती है, ये सारी दुनिया अपन भूल जाएंगे। वहाँ पर सिर्फ अपन होंगे, अपना ट्रैक होगा और बाइकें होंगी, और बाइकों भी बिल्कुल बाइक भी ऐसी होगी कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल बाइक नहीं रहती। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। क्रैश गार्ड मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि कोई बंदा अगर सीखना चाहे तो क्रैश गार्ड लगा सकता है गाड़ी में, तो उसमें क्रैश गार्ड लगेगा, हैंड ब्रेक लगेगा कि गाड़ी के आप जब सीट पे या उधर उधर उछाला खाते हो या बंदा जैसे इधर उधर कूदते हो तो आपको सिर्फ वो जो हैंड ब्रेक है वो यूज़ करना रहता है। एक वो चीज़ देखने को मिलेगी। स्प्रॉकेट देखने को मिलेगा जो नॉर्मल स्प्रॉकेट से काफ़ी बड़ा साइज़ आता है, और सीट वगैरह अलग बनी हुई दिखेगी। इंजन का बिल्कुल परफॉर्मेंस, साइलेंसर, एग्जॉस्ट सब आपको अलग चेंज मिलेगा, और उसका पेट्रोल टैंक का भी पूरा सिस्टम आपको बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, जो सिर्फ स्टंट बाइक में ही मिलेगा। अच्छा, ट्रैक मतलब कहाँ पर जाएंगे हम अगली बार? ट्रैक पर अपन को चलना रहेगा देवास नाका, निरंजनपुर चौराहे। अच्छा।
वहाँ पे सब बना हुआ है अच्छे से एकदम, या हाँ फिर बिल्कुल ट्रैक है, मतलब ट्रैक बोले तो खाली रोड है। पुलिस से परमिशन है विजयनगर थाने से, वहाँ पर PCR वगैरह भी आती है, सिर्फ देखने तकलीफ देने के लिए। पहले काफ़ी दिक्कतें होती थी, पुलिस वाले मतलब जब आते थे तो हम भाग जाते थे। फिर हमने एक टाइम हिम्मत करके बात कर ली कि सर आप प्रॉब्लम बताओ। उन्होंने बोला नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप हमें देख के भाग जाते हो। फिर अब हम ये करते हैं कि फिर ये है कि अब हम भले ही पुलिस में 1 स्टार 2 स्टार या कोई भी बैठे रहे, हम उनके सामने कम्प्लीटली पूरा ड्रेसअप पहन के करते तो उनको भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर बिल्कुल अपन ट्रैक पर मिलेंगे तो आपको ट्रैक दिखाएंगे कि ट्रैक होता क्या, ट्रैक बोलते किस। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल अगली वीडियो इसी पे आने वाली है हमारी। ओके।